बस 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 बस। जो आदमी बात करता है ना, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं देश के लिए कर रहा हूँ, मैं गरीबों के लिए कर रहा हूँ, ज़्यादा करके उसके अंदर कुछ इम्पल्सेस होते हैं कि भाई मुझे विजिबिलिटी चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे ये चाहिए। पर ये जो बड़ी बड़ी बातें करके कहते हैं ना मैं इसके लिए कर रहा हूँ, ये बहुत भयंकर बीमारी है और वो कहीं नहीं लग जाए, वो उसका डर हमेशा रहता है। अरे नको नको दादा, तुम्ही ऐसा कैसा ऐसा। जैसे यहाँ के लोग ने बेचारे होप्स किसके पास थे नहीं, कोई देखता नहीं था उनको, तो हम आए तो उनको लगने लगा रहे हो, हमको बोलते हैं लोग हमने भगवान को नहीं देखा, आपको देखा, पैर छूते हैं। तो मेरे को डर लगता है कि ये कहीं मेरे दिमाग में नहीं चढ़ जावे, तो मैं मेरे गुरु का फ़ोटो पॉकेट में रखता हूँ और वो जैसे पैर छूता है मैं गुरु को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जैसे जब मैंने पॉलिटिक्स छोड़ा ना और मुझे कोई कहता कि आप स्क्रिप्ट लिखिए कि आपका लाइफ कहाँ जाएगा, जो 25,000 स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ती ना, तो ये स्क्रिप्ट मैं नहीं लिखता कि मैं एक गांव में जाऊंगा, सबसे इंटीरियर गांव जिसकी मुझे लैंग्वेज भी नहीं आती, और मैं जाके वहाँ काम करूँगा। तो उसका मतलब ये स्क्रिप्ट मेरी नहीं है, ये स्क्रिप्ट और किसकी है, मैं सिर्फ फॉलो कर रहा हूँ उसको। चला, नमस्कार, कैसा है? अरे अरे वाह वाह, काय केलं? तो शुरुआत में जब यहाँ पे मैं आया, मैं तो अंग्रेज था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था भारत क्या है। मुझे लगा मैं यहाँ आके थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करूँगा ना तो सब सॉल्व कर सकता हूँ। ये समझ में आया कि मैं इस एरिया को, इस देश को, इस भारत को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे बहुत समय लगा अनलर्न करने को। वो चाय के कप में से पहले चाय फेंकेंगे तो नई चाय आएगी, तो मुझे समय लगा वो चाय फेंकने में, 2.5-3 साल शायद लगे होंगे टू अंडरस्टैंड यहाँ के लोग क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, उसकी इश्यूज क्या है। यहाँ आने के पहले मैंने काफ़ी पुस्तक वगैरह पढ़ी थी और रिसर्च पेपर्स पढ़े थे कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। यहाँ आया तो मैंने जो देखा वो थोड़ा अलग था, और जहाँ पे सुसाइड होते थे जिस फैमिली के, छोटे से बेचारे अंधेरे में मट्टी का घर होता था, वहाँ मैं बैठता था और 3 घंटा 4 घंटा अंधेरे में चुपचाप बैठता था, और वो जो साइलेंस था ना, उससे जो मैं सीखा, शायद मैं कितनी भी किताब पढ़ लेता, कितने भी लोगों से बात करता, तो मुझे वो समझ में नहीं आता। यहाँ पे कोई होप नहीं था, डिप्रेशन था, लोग इसलिए जी रहे थे क्योंकि मरे नहीं थे। मैंने कहा अगर इस एरिया को मैं बदल सका तो मैं देश बदल सकता हूँ। मी मुंबई सोडून, सगळं वैभव सोडून इथे आलेला आहे आणि मराठवाड्याच्या गावची दशा बदली करायची आहे। भारतमध्ये 6,60,000 गाव आहे। मला तुमच्या गावामध्ये काम करायचं फक्त एकच कारण आहे की तुम्ही 5 पाऊल पुढे या, तुम्ही 50 पाऊल पुढे येणार। भीती पण वाटतं ना की नवीन काय केलं एवढे वर्षापासून, तुम्ही तुमच्या बरोबर ठामपणे उभा आहे, तुमचा नुकसान नहीं होने देना। उनको लगा कि कोई तो आ रहा है हमारी बात सुनने, सरकार से तो वो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं, और कोई यहाँ एनजीओ या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो इनका कंधे के ऊपर हाथ रख के बोले बेटा मैं हूँ तेरे साथ। ये काम हमने किया। तो जब इस एरिया में मैं आया ना तो इतना सूखा था, वर्स्ट एरिया था, कैसे इसको पानीदार बने, बिकॉज वही तो नींव की ईंट है, वहीं से सब बनने वाला है, और काफ़ी डीप रूटेड प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी उसी तरह होना चाहिए।
मुझे याद है एक बार हमारी पूरी टीम को लेके मैं नदी के बीच में चल रहा था। नदी टिपिकली अक्टूबर नवंबर में सूख जाती है। मैं सोचता था कि इतना ऊपर से पानी आता है, 1125 मिलीमीटर एवरेज इंडिया का है, तो हम पानी को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करें। लोग कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी के ऊपर होगा। अरे ऊपर वाला तो दबा के पानी देता है, हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाए। तो पढ़ते पढ़ते में समझ में आया कि नीचे बहुत बड़े बड़े तालाब है, ज़मीन के नीचे सारा पानी 1 फीट पर ईयर किस हिसाब से सोख होके वहाँ पे चले जाता है, वो स्टोरेज है। और हम ह्यूमंस इतने होशियार हैं कि उसके अंदर पाइप डालते हैं, मोटर डालते हैं और 5 सेकंड में वो पानी को खींच लेते हैं। मैंने सोचा जो 5 सेकंड में हमने खींचा है वही 5 सेकंड में अंदर डालेंगे। तो फिर हम कुछ ऐसा इक्विपमेंट लेके आए जिससे हमने मेजर करना शुरू किया कि कितने फुट के ऊपर एक्वीफर है। और फिर वहाँ उसके सेंटर में जहाँ से नदी बहती है उस रिवर बेड के अंदर हमने पाइप लगाया, शाफ्ट लगाया, जो रिवर बेड से लेके वो एक्वीफर तक जाता है। और उसके अंदर परफोरेशन किया पानी जाने के लिए। और क्योंकि मिट्टी नहीं जाए इसलिए उसमें फिल्ट्रेशन किया। और जब पानी बहने लगा तो ये पानी परफोरेशन के द्वारा 5 सेकंड में नीचे जाने लगा। सारे वाटर टेबल ऊपर आ गए, सारे वेल्स एकदम 25-30 फुट के ऊपर आ गए। 5 किलोमीटर दूर जो बोरवेल बंद पड़े थे वो सारे स्पाउट करने लगे। फार्मर जो 1 क्रॉप ले रहे थे अब 3 क्रॉप ले रहे हैं साल का। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इस साल और आगे के साल के लिए हम बहुत संख्या में पानी का काम करेंगे। इस साल 108 किलोमीटर्स किया। नेक्स्ट ईयर हम लोग 200 प्लस किलोमीटर करने वाले हैं और अगले 3-4 साल में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा नदी बना देंगे। तो ये नदी क्या होता है, टिपिकली अक्टूबर नवंबर में सूख जाती है। हम सोच रहे हैं कि इसको 12 महीना चलाएं। हिम्मत लागणार, माझी बहिणीला एवढा त्रास देतात, माझी आईला एवढा त्रास देतात, तुम्ही काय करता सगळे? मी तिथून येऊ का मुंबईनी? तुम्हाला जवाब हवे. सहकार्य नाही तुम्ही करणार, मी नाही करणार. आम्ही बंद करणार. आलेच पाहिजे दारू बंदी, आलेच पाहिजे दारू बंदी, आलेच पाहिजे दारू बंदी, आलेच पाहिजे. इस देश के अंदर जो बड़े बदलाव हुए हैं ना, ये आंदोलन, चळवळ, मूवमेंट से हुए हैं। उसके अंदर 2 एकदम इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक तो वुमन होती है और एक म्यूजिक होता है। पुलिस को बोल के हमने गांव टू गांव रेड मारना शुरू कर दिया। और फिर लेडीज ने क्या किया, दारू की दुकान के बाहर मंजीरा लेके रामधुन शुरू कर दिया। ऐसे करते करते 15-20 दिन के अंदर हमने सब जगह दारू बंद कर दिया। ये मूवमेंट मुझे लगता है इज द विक्ट्री ऑफ व्हाट एवर वी आर डूइंग। चला आता मी हुंडा घेणार नाही। हम 360 डिग्रीज डेवलपमेंट के ऊपर शुरुआत में काम करते थे, लेकिन ये लगा कि ये सब काम तो बहुत एनजीओज करते हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ केयर ओवररेटेड है। आप अगर मल्टीप्लाई कर दो इनकम को तो किसान के अंदर कैपेसिटी है, वो हेल्थ केयर भी देख लेगा बच फैमिली की और एजुकेशन भी देख लेगा। एक सिंगल पॉइंट पे काम करना है तो इनकम। पहले खाली कॉटन लगाते थे हम, तो कर खेती में 1 साल हमने कॉटन लगाया, खर्च सब हो गया और कॉटन का खाली 1 रुपया भी आया नहीं हमको। मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। यहाँ पे जो कॉटन टिपिकली 5 क्विंटल एकड़ का निकलता है, इसका 7,000 का भाव है। जो एमएसपी है 7,700, वो तो किसको मिलता ही नहीं है। 7,000 मार्केट का रेट है, उसको 35,000 रुपया मिलता है। मैंने गांव-गांव पाई का हिसाब किया तो 40,000 का खर्चा है। तो उसको 35,000 मिलता है, उसका 40,000 का खर्चा है। माझा प्रश्न हे आहे की तुम्ही जगता कसं हे मला सांगा। कसं जगतात तुम्ही? आणि रसायन टाकून आपली माती पण सत्यानाश करतो, खर्चापेक्षा कमी पैसे भेटतो, अशी शेती करून काय फायदा?
सारे एग्रोनॉमिस्ट से, सारी टीम से बात करके ये समझ में आया कि लो वैल्यू क्रॉप से हाई वैल्यू क्रॉप जाना चाहिए। और फिर फार्मर लगाने लगे केला, मलबेरी और भी सारे फ्रूट प्लांट्स। जैसे केला है तो ये तो आप 3-3.5 लाख रुपया साल का इनकम हो गया। मलबेरी हर साल 3-3.5 लाख रुपया कमा। तो कहाँ पे वो लॉस कर रहा था और कहाँ पे 3-3.5 लाख रुपया कमा। फ्रूट प्लांट लगाना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उसके अंदर हमें 3 गैप्स दिखे। पहला गैप ये था कि उसका जो सैपलिंग है, उसका जो मटेरियल है वो ठीक नहीं था। तो हमारी टीम पूरे देश भर में घूमती है, नर्सरी टू नर्सरी MOU करके बेस्ट प्लांट एक प्लांट चेक करके हम लोग फार्मर को देते हैं। जो 24-25 रुपए का केले का प्लांट है हम उसको 11 में देते हैं, सब्सिडाइज करते हैं। जो सेकंड गैप था वो ये था, जैसे रियल एस्टेट में कहते हैं ना 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। वैसे हमारे एग्रीकल्चर में 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। तो हमारे यहाँ ज़बरदस्त ट्रेनिंग होता है। आणि इथं पण संपूर्ण माहिती तुला दिलेली आहे। आई कैन से विथ कॉन्फिडेंस कि इस देश के अंदर कोई ग्रुप ऑफ फार्मर्स इतना वेल ट्रेन नहीं होगा जैसे हमारा है। लेकिन जो तीसरा वाला जो गैप था ना वो सबसे क्रूशियल था। 2019 में हमने 1,46,000 पपाया के पेड़ लगाए। क्योंकि एक साथ में था, क्लस्टर में था, तो व्यापारी सारे दिल्ली से, कलकत्ता से, मैसूर से आके यहाँ पे फार्म गेट से बहुत अच्छा रेट देके फार्मर से ले गए। तुरंत ये समझ में आ गया, अगर हम क्वांटिटी पे काम करते हैं, फार्मर को मार्केट जाने की जरूरत नहीं, मार्केट फार्मर के पास आता है। चौथा जो इश्यू है वो किस तरह से फार्मर को एक्सेस टू फाइनेंस दें। आज इतना बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया में है, इतनी बैंक्स हैं, इतने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लेकिन किसान तक वो पहुंचता ही नहीं है। तो हमने एक मॉडल बनाया है जहाँ पे किसान का टोटली इन्व्हेस्टमेंट फ्री फार्मिंग हो सके। तुम्हाला बँक बरोबर सेटअप करून देणार, बँक तुम्हाला स्टार्टिंग मध्ये 1,20,000 रुपया देणार आणि 15 महिना तुमच्याकडून पैसे नाही मागणार। जेव्हा तुमची शेती झाली, तुम्ही विकलं की बँकला पैसे परत द्या व्याज सहित। तो ये 0 इन्व्हेस्टमेंट शेती झाली की नाही। संदीप गित्ते के वहां गए थे पपाया में, तो कल वो बता रहा था कि इस साल वो 25 लाख रुपया कमाया 5 एकड़ में। आधी तर असं वाटतच नव्हतं करावं। आता फळं बघितल्यानंतर तो आनंद वेगळाच आहे। एक तो पैसे येतात आणि दुसरं म्हणजे काम करण्यात जो आनंद आहे तो आनंद वेगळाच आहे। कुछ फार्मर ने डेयरिंग किया, कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर थे, फिर एक का सक्सेस देख के दूसरा, दूसरे का सक्सेस देख के तीसरा। ये स्टडी करते हैं 1 साल, क्योंकि 1 साल का क्रॉप है, जल्दी शॉर्ट पीरियड है। स्टडी करते हैं कि इसको रियल में प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे, और फिर फार्मर फट ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन अ वे ये बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस है, अपने आप ही हो रहा है। अभी जैसे मल्लादपुर में एक वो बाबा सलगर ने सेरिकल्चर किया, आज 85 फार्मर्स हैं। आम्ही अगोदर शेतीमध्ये भाजीपाला करत होता 1 एकरमध्ये। मग भाजीपाल्याला कधी योग्य भाव भेटत होता, कधी कमी भेटत होता। मग त्यामुळं आम्हाला ग्लोबल ट्रस्टमधून सांगितलं की तुम्ही तुती लागवड करा। आणि आता आमच्याकडे बघून गावात 40 लोक झालेत तयार। उस दिन नदी का काम करने गया था तो एक गणेश शिंदे करके आया, और वो उसने जोर जोर से मेरे पास आके अपने दूसरे हाथ पे जोर जोर से पंच मारने लगा। तो मैंने बोला क्या कर रहे हो? बोला सर ये पूरा एक साइड पैरालिसिस है। बोला मैं और मेरी वाइफ 18 घंटा रोज काम करती है, और हमने सेरिकल्चर का काम करके हम महीने का ₹1,00,000 के ऊपर कमा रहे हैं। और जो डॉक्टर ने मेरे को 32,000 रुपये पर मंथ का इंजेक्शन लेने को कहा है, तो अगर आपने मदद नहीं की होती और इतना मैं नहीं कमाता होता,
तो मैं मर चुका होता। और जिस प्रकार से उसने कहा, मेरे आंख में पानी आ गया, बड़ा इमोशनल हो गया था। करीब करीब 30-35 हजार किसानों की लाइफ, 10 गुना इनकम, 7 करोड़ पेड़। लेकिन अंदर से एक डिससेटिस्फैक्शन है कि ये देश बदलने निकला हूँ। एक छोटा सा एरिया, 5-6 हजार गाँव से मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? इसको स्पीड अप करने की ज़रूरत, इसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। तो ये सोच के एक मॉडल बनने के बाद मैं पॉलिसी पे वर्क करने लगा। आज मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली काम करता हूँ। महाराष्ट्र का जो प्लानिंग कमीशन है मित्रा, उसके साथ क्लोजली काम करता हूँ। इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर आके गए यहाँ, 55,000 का फार्मर उनको मिलने आए थे, बड़ा मूवमेंट हुआ था। और उन्होंने कहा था कि IAF मॉडल वो पूरे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के साथ में काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इसी तरह अगर चलते रहा तो 1.5-2 साल में हम डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो यहाँ पे परली के अंदर हमने एक वर्ल्ड क्लास फार्मर ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र बनाया हुआ है, जहाँ से पूरे देश भर से किसान के ग्रुप्स आते हैं, NGOs हो या FPOs हो या CSR डोनर्स हो, उनकी टीम्स यहाँ पे आके सीख के जाती है। सबको अपने अपने एरिया के विशिष्टता तो पता है, लेकिन कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं और यहाँ पे वो सक्सेस हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी यहाँ आइए, इसको स्टडी कीजिए, 1-2 दिन रुकिए और पूरी बात को समझ के फिर अपने एरिया में जाइए। हम आपका साथ देंगे, आपके एरिया में भी हैंड होल्डिंग करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके चैलेंजेस को हम स्टडी करके साथ में सॉल्यूशन निकालेंगे। आप सब साथ में जुड़े तो ये देश बदल सकता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, भारत अब इंतजार नहीं कर सकता। इंडिया कैन वेट नो मोर। तुम्ही सगळे तैयार आहे का? हाथ वरती करा, हाथ वरती करा। भारत माता की जय।